हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित। और आज मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के सेकेंड ईयर वोकल का पूरा जो सिलेबस है उसको मैं कवर करूंगा, जिसमें 5 यूनिट्स हैं। तो मैंने आपकी यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स को पीडीएफ में अरेंज कर दिया है। तो अब हम उस टॉपिक को सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है यूनिट 1 में, वो है हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत पद्धति के शुद्ध विकृत स्वरों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसमें हमें केवल दक्षिण भारत और उत्तर भारत के स्वरों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। पर उसको पढ़ने से पहले मैं आप चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के बारे में भी जानें। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा और आपको स्वरों से पहले बताने के लिए मैंने ये नोट्स आपका तैयार किया है, जिसमें है उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में समानता एवं विभिन्नता। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत का विकास मूल रूप से भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर हुआ है, क्योंकि कर्नाटक संगीत मुख्यतः निबद्ध रूप में गाया जाता है और हिंदुस्तानी संगीत में केवल गीत की बंदिश ही निबद्ध रूप से गाई जाती है। दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ सदा से ही प्रयत्नशील रहे कि उनकी कला में प्रयुक्त परंपरागत तत्व नष्ट न हो, जबकि उत्तर भारतीय संगीत धारा विभिन्न संगीत शैलियों से मिलजुल कर नित्य नवीन रूप धारण करती है। तो उन्होंने अपने मूल रूप को संरक्षित रखने का प्रयास किया और उत्तर भारतीय संगीतज्ञों ने कुछ नवीन प्रयोग करने का निश्चय किया, जिससे हमारे संगीत में, उत्तर भारतीय संगीत में कुछ न कुछ परिवर्तन आते गए। ठीक है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक उत्थान पतन के बीच दोनों पद्धति में कई समानता व विभिन्नता पाई जाती है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत की मूल धारा एक है, जो कालांतर में उत्तर तथा दक्षिण संगीत पद्धति इन दो भिन्न धाराओं में प्रवाहित हो रही है। उसके बाद है हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत पद्धति में समानता। तो दोनों पद्धति 13वीं शताब्दी के बाद अलग होने लगी। इसका कारण विदेशी प्रभाव है। विभिन्नता होते हुए भी समानता अधिक है। क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी के बाद जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पे हमला किया, तो उनका जो प्रभाव था विदेशियों का, वो अधिक उत्तर भारत के क्षेत्र में था, जिसके कारण उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रभाव होने से वहाँ के संगीत, वहाँ का खान पान, वहाँ का जो कल्चर है वो भी प्रभावित हुआ। इसीलिए उत्तर भारत का संगीत जो है वो प्रभावित हुआ और परिवर्तित हुआ, और दक्षिण का जो संगीत है वो ज्यों का त्यों रहा। दोनों पद्धतियों में एक सप्तक में सा से लेकर ऊपर के सा तक शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल 12 सुर हैं। मतलब हमारे भी 12 स्वर हैं और उनके भी कुल 12 स्वर हैं। ठीक है। दोनों पद्धतियों में सप्तक के शुद्ध और विकृत स्वरों से उत्पन्न किए जाते हैं। दोनों पद्धतियों में थाट राग का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। दोनों पद्धतियों में रागों की कुल 9 जातियां औडव शाडव संपूर्ण इत्यादि मानी हैं। दोनों पद्धतियों में आलाप गायन आकार द्वारा तथा ने ते रीना तोम नोम इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग करके गाया जाता है। उसके बाद दोनों पद्धतियों में कुछ गीत प्रकारों की उत्पत्ति प्राचीन प्रबंध गायन से हुई है। दोनों पद्धतियों में शास्त्रीय संगीत एवं सुगम संगीत प्रचलित है। अब स्वरों की तुलना कैसा है, जो कि आपका मेन जो टॉपिक है, उस पे हम लोग आ जाते हैं। दोनों पद्धतियों में सप्तक में 12 स्वर माने जाते हैं। 22 श्रुतियां और उनके संवाद संबंध को समान रूप से स्वीकार करती है। ठीक है। 22 श्रुतियां दोनों में मानी जाती है। स्वरों के शुद्ध विकृत रूप एवं नामों में भिन्नता पाई जाती है। मतलब 22 श्रुतियां, 12 स्वर तो माने जाते हैं, पर स्वरों के रूप और स्वरों की शुद्ध और विकृत, जैसे हमने जो उसको शुद्ध बोला हो सकता है उनका वो विकृत स्वर हो, उनका जो विकृत स्वर है हो सकता है हमारा वो शुद्ध स्वर हो। तो उसको हम पढ़ेंगे और उसको हम याद करेंगे। कर्नाटकी संगीत में स्वरों का कोमल रूप नहीं पाया जाता। ठीक है। क्योंकि स्वरों की शुद्ध अवस्था यहाँ सबसे नीची होती है। मतलब उनका जो शुद्ध स्वर है वो उसका अवस्था सबसे नीचे है। मतलब जो हमारा कोमल स्वर है वही उनका शुद्ध स्वर है। कुछ स्वरों के दो दो रूप पाए जाते हैं, जैसे गंधार को चतुश्रुति ऋषभ व साधारण गंधार को षट श्रुति ऋषभ भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में ऐसा नहीं होता। उत्तरी संगीत में कोमल स्वर का स्थान शुद्ध स्वरों से नीचा होता है। शुद्ध स्वर की अवस्था मध्य की होती है, क्योंकि शुद्ध स्वर कोमल स्वर से ऊंचा तथा तीव्र स्वर से नीचा होता है।
सप्तक के 12 स्वरों को देखने पर पता चलता है कि कर्नाटकी पद्धति का शुद्ध रेदा हमारे उत्तरी संगीत पद्धति के कोमल रेदा के समान है तथा हमारे शुद्ध रेदा उनके शुद्ध गनी के समान है। तब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमारा जो स्वर है, हमारा जो स्वर है वो कैसा है, या तो कोमल है, शुद्ध है और विकृत है। मतलब कि कोमल स्वर जो है वो शुद्ध स्वर से नीचा है ना, और तीव्र स्वर जो है वो शुद्ध स्वर से ऊंचा है। फिर पर वहाँ पे क्या है, वहाँ जो शुद्ध स्वर है और जो विकृत स्वर है उसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग है। तो आइए हम उसको देखते हैं कि क्या है। तो अब हम इनको एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि सा, म और प। तो जो हमारे शुद्ध सा, शुद्ध म, शुद्ध प है वो उनका शुद्ध सा, शुद्ध म और शुद्ध प। तो ये तीन स्वर जो है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद आइए अंतर्गंधार और काकली निषाद पे। तो जो हमारा शुद्ध ग है वो उनका अंतर्गंधार, जो हमारा शुद्ध नी है वो उनका काकली निषाद, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, जो कोमल रे है हमारा वो उनका शुद्ध रे, उसी तरीके से जो हमारा कोमल धा है वो उनका शुद्ध धा। ये एक पैटर्न टाइप का है, इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा शुद्ध रे है वो उनका शुद्ध ग या चतुश्रुति रे। उसके बाद जो हमारा शुद्ध ध है वो उनका शुद्ध नी या चतुश्रुति ध, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कोमल ग है वो उनका साधारण ग, जो हमारा कोमल नी है वो उनका कैशिक नी। उसके बाद आपका बचा केवल एक, क्या है वो, तीव्र म को उन्होंने प्रतिमा बोला, ठीक है। तो क्या क्या हमें हमें किस प्रकार से याद करना है। सबसे पहले सा, म और प। सा, म और प एज इट इज, जो हमारा सा वो उनका सा, जो हमारा म वो उनका म, जो हमारा प वो उनका प। फिर अंतर्गंधार और काकली निषाद। तो जो हमारा शुद्ध ग वो उनका अंतर ग, हमारा शुद्ध नी उनका काकली नी। उसके बाद कोमल रे हमारा, उनका शुद्ध रे, हमारा कोमल धा उनका शुद्ध धा, हमारा शुद्ध रे उनका शुद्ध ग या चतुश्रुति रे, हमारा शुद्ध ध उनका शुद्ध नी या चतुश्रुति ध। फिर हमारा कोमल नी उनका कैशिक नी, हमारा कोमल ग उनका साधारण ग। फिर हमारा तीव्र म उनका प्रतिमा। तो इस प्रकार से सारे स्वरों का उन्होंने मतलब हमारा जो 12 स्वर है उनका इस प्रकार से 12 स्वर है। तो इस प्रकार से आपको टेबल के वाइज उसको याद करना है ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तो अब हम आपके अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे और आपका जो अगला टॉपिक है वो है पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी राग। वादी स्वर से राग गायन के समय का संबंध। तो पहले हम पढ़ेंगे पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग। तो इसमें है आपका रागों का समय विभाजन, ठीक है। तो हम ऐसे लाइन से पढ़ते जाते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में रागों के गायन वादन का समय दिन और रात्रि के 24 घंटों के दो भाग करके बांटा गया। पहला भाग 12 बजे के दिन से 12 बजे के रात्रि तक, और दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक। इसमें पहले भाग को पूर्व भाग और दूसरे भाग को उत्तर भाग का। इसी के अनुरूप राग के विभाजन भी पूर्व राग और उत्तर राग में हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि राग गायन का समय, राग गाने का जो समय विभाजन है वो कैसे किया गया। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे। तो दिन से लेकर रात तक एक भाग हो गया, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का एक भाग हो गया। तो पहले भाग को पूर्व भाग और दूसरे भाग को उत्तर भाग बोला। तो जिन रागों को पूर्व भाग में गाया गया उसको पूर्व राग, जिन भागों को उत्तर भाग में गाया गया उसको उत्तर राग बोला गया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। पूर्व राग, जो राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक पूर्व भाग के समय में गाए बजाए जाते हैं उन्हें पूर्व राग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर राग, जो राग 12 बजे रात्रि से दिन के 12 बजे तक यानी उत्तर भाग के समय में गाए बजाए जाते हैं उन्हें उत्तर राग कहते हैं। पूर्व राग और उत्तर राग को ही प्रचार में पूर्वांगवादी तथा उत्तरांगवादी राग भी कहते हैं।
यहाँ पर यह भी बता देना आवश्यक है कि इनको पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग क्यों कहते हैं। सप्तक के साथ, ठीक है, ये तो पूर्व राग और उत्तर राग हो गया, लेकिन इन्हीं को पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी क्यों बोलते हैं ये बताया जा रहा है। सप्तक के सात शुद्ध स्वरों में तार सप्तक का सा मिलाकर सारे गामा पध नी सा होता है। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 8 ली जाए और फिर इसके दो हिस्से कर दिए जाए, जैसे पूर्वांग में सारे गामा और उत्तरांग में पध नी सा। इस प्रकार से सप्तक का पहला भाग पूर्वांग और दूसरा भाग उत्तरांग कहलाएगा। ठीक है, तो अब पूर्वांगवादी राग क्या है और उत्तरांगवादी राग क्या है। पूर्वांगवादी राग, जिन राग का वादी स्वर जब सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारेगामा इन स्वरों में से होता है तो पूर्वांगवादी राग कहलाते हैं। ऐसे राग प्राय दिन के पूर्व भाग यानी दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए जाते हैं। मतलब वादी स्वर जो है इसका वो सारे गामा में लाई कर रहा है, सारे गामा में है, इसलिए इसको पूर्वांगवादी राग बोला गया। ठीक है, और इसका गायन समय क्या बताया गया, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। उसके बाद आता है उत्तरांगवादी राग, जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात पध निसा इन स्वरों में से होता है तो उसे उत्तरांगवादी राग कहते हैं। ऐसे राग का गायन समय प्राय रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक होता है। उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि राग के वादी स्वर को जान लेने पर उस राग का गायन वादन समय ज्ञात हो जाता है। जैसे आसावरी का वादी स्वर धैवत है अर्थात सप्तक के उत्तरांग स्वर है, तो इसका गायन वादन का समय भी प्रातः काल अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच उत्तरांग में है, उसी के अंतर्गत प्रातः काल आ जाता है। उसके बाद है यमन का वादी स्वर गंधार है जो कि सप्तक के पूर्वांग में से है, अतः यमन राग का गायन वादन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है जो कि दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक है। ठीक है, इसलिए यमन यमन पूर्वांगवादी कहा जाएगा और आसावरी के उत्तरांगवादी राग कहेंगे। उपरोक्त विवेचन पर यह शंका होना स्वाभाविक है कि भैरवी में मध्यमवादी स्वर है जो कि सप्तक का पूर्वांग स्वर है। फिर क्या कारण है कि भैरवी का गायन वादन समय काल प्रातः काल बताया गया है। जैसा कि भैरवी का जो वादी स्वर है वो उसके पूर्व भाग में आ रहा है, फिर भी उसको उत्तरांग में क्यों गाया जा रहा है, तो उसकी शंका को दूर करने के लिए क्या लिखा है आइए हम जानते हैं। उपरोक्त वर्णन के अनुसार भैरवी का गायन वादन समय दिन का उत्तर भाग अर्थात 12 बजे से 12 बजे रात्रि के बीच में होना चाहिए। प्रातःकाल तो उत्तर भाग के अंतर्गत आता है, फिर भी भैरवी का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में से क्यों है। इस प्रकार यह भी शंका हो सकती है कि कामोद में पंचम वादी है जो कि सप्तक का उत्तरांग स्वर है, फिर भी क्यों इसे पूर्व भाग में गाया बजाया जाता है। उपरोक्त शंकाओं का समाधान यह है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में यद्यपि सारे गामा को सप्तक का पूर्वांग और पधनिसा को उत्तरांग कहा गया, किंतु कुछ पूर्वांगवादी तथा उत्तरांगवादी स्वरों को उपरोक्त वर्गीकरण में लाने के लिए पूर्वांग का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। तो पूर्वांग का क्षेत्र बढ़ा दिया गया मतलब जैसे सा रे ग म प ये पूर्वांग हो गया और म प ध नी और सा ये उत्तरांग हो गया। ठीक है, तो ये पूर्वांग हो गया, ये उत्तरांग हो गया। तो पूर्वांग में एक स्वर एक्स्ट्रा क्या आ गया, प। मतलब कुछ ऐसे राग है जिनका वादी स्वर प है और उसको पूर्वांग में गाया जा रहा है तो भी ये जस्टिफाई हो जाएगा। कुछ ऐसा राग है जिसका वादी स्वर म है मतलब पूर्वांग में है और उसको उत्तरांग में गाया जा रहा है तो भी वो जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि इनके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। इनके क्षेत्र में एक एक स्वर को इसके क्षेत्र में एक एक स्वर को बढ़ा दिया गया, इधर प को बढ़ा दिया गया, इधर म को बढ़ा दिया गया। ठीक है, सारेगामा पर उत्तरांग के क्षेत्र में मपधनिसा इस प्रकार बढ़ा कर माना गया है। इस प्रकार सप्तक के दो भाग करने से सा म प ये तीन स्वर सप्तक के उत्तरांग तथा पूर्वांग दोनों भाग में आ जाते हैं, और जब किसी राग में इन तीनों स्वरों में से कोई स्वर वादी होता है तो यह राग पूर्वांग वादी भी हो सकता है और उत्तरांग वादी भी हो सकता है। इस प्रकार भैरवी और कामोद राग इसी श्रेणी में आ जाते हैं और कामोद में पंचम वादी होते हुए भी पूर्वांगवादी राग कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों राग सप्तक के बढ़ाए हुए क्षेत्र में आ जाते हैं।
इस प्रकार अन्य कुछ राग भी इस श्रेणी में आकर अपना क्षेत्र बना लेते हैं। अतः जब किसी राग में वादी स्वर सा म प इनमें से भी कोई भी हो, तो इनमें से कोई भी स्वर हो तो यह बताना हो कि यह राग पूर्वांगवादी है उत्तरांगवादी, तो उस राग के गायन वादन का समय देखकर तथा सप्तक के उत्तरांग और पूर्वांग भागों के दोनों प्रकारों को ध्यान में रखकर आसानी से बताया जा सकता है कि अमुक राग पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी। इस पद्धति द्वारा स्वरों के वादी स्वर के द्वारा उनका गायन वादन का समय प्राप्त किया जाता है। ठीक है। रागों का समय गान। वर्तमान भारतीय संगीत में रागों को गाने का एक निश्चित समय माना गया है। प्राचीन काल में कहीं कहीं रागों को गाने का समय मिलता है। नारद ने रागों के गाने का समय सिद्धांत का विवेचन किया था, जिसमें ऐसा मान्य है कि रागों को उनके निश्चित समय पर गाने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। आधुनिक काल में भातखंडे जी ने रागों के समय चक्र को विधिवत रूप से स्थापित किया है और आज भी इस राग समय चक्र को माना जाता है। उसके बाद है आपका राग गाने का समय सिद्धांत। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, राग गाने का समय सिद्धांत क्या है। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से ही रागों को उनके निर्धारित समय पर ही गाने बजाने की परंपरा रही है। इसके साथ ही कुछ राग ऐसे भी हैं जो किसी ऋतु विशेष में ही गाए बजाए जाते हैं, जैसे बसंत, मल्हार, बहार के विभिन्न प्रकार आदि। वेद अथवा सामगान को भी विशिष्ट ऋतुओं में गाए जाने का वर्णन मिलता है। डॉक्टर शरद चंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार यजुर्वेद के रथंतर साम को 3 स्तोमों में बसंत ऋतु में, बृहत साम को 15 स्तोमों में ग्रीष्म ऋतु में तथा वैरूप साम को शरद ऋतु में गाने का संकेत है। अथर्ववेद के अनुसार बसंत ऋतु में बृहत साम, रथंतर का ग्रीष्म ऋतु में मासों में, यज्ञी व वायदेव्य का वर्षा ऋतु तथा वैरूप व वैराज साम का शरद मासों में अनुष्ठान का विधान है। इससे संकेत मिलता है कि वैदिक काल में भी संगीत के विशिष्ट रूप को विशिष्ट समय पर गाने का विधान था। तो ये पैराग्राफ में हमें ये बताया कि अथर्ववेद में भी ऐसे बहुत सारे जो गाने के मटेरियल्स थे उनको गाने का एक विशेष ऋतु या विशेष समय बताया गया। तो इसमें मतलब बताया जा रहा है कि समय सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं वैदिक काल में भी उसका प्रमाण हमें मिलता है। इसको हम भारतीय संगीत में रागों के ऋतु एवं समय सिद्धांत की शैशवावस्था कह सकते हैं। मतलब ये शिशु रूप में या शैशवावस्था में उस समय भी उपस्थित था। आधुनिक काल के विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने रागों के समय सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया। उनके अनुसार जो राग प्रातः काल तथा सायंकाल में गाए जाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। विद्वानों के अनुसार कोमल, रेध तथा ग निषुद्ध वाले राग मुख्यतः संधि प्रकाश रागों के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ तीव्र मध्यम सायंकालीन तथा शुद्ध मध्यम प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों का सूचक है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि भातखंडे जी ने बताया कि कोमल, रेधा एवं शुद्ध गनी वाले जो ऐसे राग होते हैं उनको संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। संधि प्रकाश राग मतलब जो ऐसे राग जो दो समय की जब संधि हो रही हो, जैसे एक शाम का समय हो गया है ना, जो गोधूली बेला टाइप का एक समय होता है कि न पूर्ण रूप से उजाला होता है न पूर्ण रूप से अंधेरा होता है, जो एक मध्य का समय होता है। ठीक है। वैसा ही समय आपको एकदम भोर में भी मिलेगा। तो ये दोनों को संधि प्रकाश समय बोला गया, जब दो प्रकाशों की संधि होती है ना। तो इसमें जो म है वो समय सूचक है कि जब शुद्ध मध्यम की प्रबलता रहेगी तो वह राग को सुबह के समय गाया जाएगा, है ना, और जब तीव्र मध्यम की प्रबलता रहेगी तो वह राग को शाम के समय गाया जाएगा। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। संगीत दर्पण ग्रंथ में पंडित दामोदर ने भूपाली, भैरव, बिलावल, मेघ, पंचम, देशकारी, भैरवी, ललिता, बसंत आदि रागों को प्रातः काल में गाए जाने वाले राग माना है। पंडित अहोबल ने भी अपने ग्रंथ में रागों के समय सिद्धांत का वर्णन किया है। भारतीय संगीत के विद्वानों ने उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रचलित रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग और कोमल गनी वाले राग। ठीक है। उसके बाद है कोमल रेधा वाले राग क्या कौन से हैं, इसको चलिए आइए हम पढ़ते हैं। इस वर्ग के राग प्रातः 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं, अर्थात इनका गायन समय प्रातःकालीन संधि प्रकाश है। क्योंकि यह समय दिन व रात का संधि काल होता है, अतः इस समय गाए जाने वाले राग इन रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत भैरव, पूर्वी तथा मारवा थाटों के राग आते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कौन से थाट के राग आते हैं, भैरव, पूर्वी तथा मारवा। इन रागों में रे कोमल
अवश्य होता है। साथ ही ग शुद्ध, ध कहीं कहीं अपवाद स्वरूप शुद्ध भी होता है ना, लेकिन मोस्टली जो है वो रे और ध दोनों कोमल ही होते हैं, है ना। जैसे मारवा राग, ठीक है, इसमें ध शुद्ध हो जाएगा। ये राग गोधुली में हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पूर्ण ढंग से कर सकता है। उसके बाद आता है शुद्ध रेधा वाले राग। तो जो हमारा शुद्ध रेदा वाला राग है वो क्या है, आइए पढ़ते हैं। इस वर्ग में शुद्ध रेदा वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इनका गायन समय 7 बजे से 10 बजे तक है। तो आप गायन समय भी याद रखेंगे कि कोमल रेदा वाला 4 से 7 था, तो ये वाला क्या है, 7 से 10 है। यदि कोमल रे अर्ध जगी मुद्रा का परिचायक होता है तो शुद्ध रे पूर्ण जागरण का द्योतक होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्रम उपयुक्त प्रतीत होता है। इस वर्ग में बिलावल, कल्याण तथा खमाज थाट के राग आते हैं। कौन कौन से थाट, बिलावल, कल्याण और खमाज। इन रागों में ग का शुद्ध होना अनिवार्य है। नी कभी कभी कोमल भी हो सकता है। ये राग संधि प्रकाश रागों के बाद गाए जाते हैं, क्योंकि संधि काल 24 घंटे में 2 बार आती है, अतः शुद्ध रेधा वाले रागों का क्रम भी 2 बार दृष्टिगत होता है। ठीक है। उसके बाद है कोमल गनी वाले राग। ठीक है, कोमल गनी वाले राग दिन व रात के उस विशिष्ट भाग से अलग जिनमें उपरोक्त स्वरों से युक्त रागों का व्यवहार होता है। इसके अंतर्गत दिन व रात के उस विशिष्ट भाग से अलग जिनमें उपरोक्त स्वरों से युक्त रागों का व्यवहार होता है, इसके अंतर्गत कोमल गनी वाले रागों को गाया बजाया जाता है। अर्थात 10 बजे से 4 बजे तक कोमल गनी वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग के रागों की संख्या अधिक है। ठीक है, इस वर्ग में रागों की संख्या अधिक है। इनकी अवधि भी दीर्घ रखी गई है। इन रागों में ग का कोमल होना अनिवार्य है। नी यदा कदा शुद्ध भी हो सकता है, जैसे पटदीप। ठीक है। आदि। इस वर्ग में काफी, आसावरी, भैरवी, तोड़ी इन थाटों के राग आते हैं। तो कौन कौन से, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, जिसमें ग और नी कोमल लगते हैं। वादी संवादी स्वर का समय निर्धारण में महत्व। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो स्वर राग के स्वरूप की घोषणा करता है, यह हालांकि ये मैं बता चुका हूँ आगे इसके ऊपर, फिर भी इसमें कैसे लिखा है इसको आइए हम एक बार देखते हैं। जो स्वर राग के स्वरूप की घोषणा करता है वह उसका वादी स्वर होता है। कई राग आरोह एवं अवरोह की दृष्टिकोण से समप्राकृतिक होते हैं। उनके समय निर्धारण की समस्या वादी स्वर से सुलझ जाती है। वादी स्वर के परिवर्तन से राग का समय भी परिवर्तित हो जाता है। पूर्वांग में जिनका वादी स्वर अर्थात सारे ग म प में से कोई स्वर जब किसी राग का वादी स्वर हो तो उसे पूर्वार्ध प्रधान या पूर्वांग प्रधान राग कहेंगे। अतः ऐसे राग प्रायः मध्याह्न से मध्य रात्रि तक अर्थात दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। जिन रागों का वादी संवादी सप्तक के उत्तरांग मपधनी सा में से हो तो उत्तरांग होते हैं और उन्हें उत्तरांग में ही गाया बजाया जाता है। मध्यम तथा पंचम के मध्य में से पूर्वांग तथा उत्तरांग दोनों में आवश्यकता अनुसार सम्मिलित कर लिए जाते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में और क्या टॉपिक है एक बार मैं देख लेता हूँ। तो आपके सिलेबस में था पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी राग, वादी स्वर से राग गायन का समय का संबंध, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग संधि प्रकाश राग क्या होता है। ठीक है, तो संधि प्रकाश राग, तो यह है आपका संधि प्रकाश राग का मटेरियल। संधि प्रकाश का अर्थ है कि जो राग दिन और रात्रि या रात्रि और दिन के संधि मिलन के समय गाया बजाया जाए उन रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। ठीक है, संधि प्रकाश का अर्थात प्रातः और सायं प्रकाश के मिलान के समय जिन रागों का गायन वादन हो उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। संधि प्रकाश रागों की विशेषता है कि इन रागों को ऋषभ, कोमल तथा गंधार शुद्ध होता है। तो आप लोग कोमल रेधा वाला राग पढ़ें, है ना, जिसमें ग और नी का शुद्ध होना आवश्यक है ना। तो ये वही श्रेणी है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में मध्यम, शुद्ध मध्यम प्रबल रहता है। तो देखिए शुद्ध मध्यम यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, जिसको हम अध्वदर्शक स्वर भी बोलते हैं। अध्वदर्शक स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये
दर्शाता है कि उस राग को शाम को गाया जाना है या सुबह में गाया जाना है। अगर तीव्र मध्यम की प्रबलता है तो वो शाम को गाया जाएगा, शुद्ध मध्यम की प्रबलता है तो उसको प्रातः में गाया जाएगा। तो जैसे कि ये बता रहा है कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम प्रबल रहता है, जैसे राग भैरव, विभास, जोगिया आदि। ठीक है। सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम प्रबल रहता है, जैसे पूर्वी, मारवा, श्री, पुरिया धनाश्री आदि। उपर्युक्त विवरण के आधार पर संधि प्रकाश रागों में राग मारवा थाट के रागों को छोड़कर शेष सभी संधि प्रकाश रागों में ऋषभ, धैवत, कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। इस प्रकार ऋषभ कोमल तथा गंधार तथा निषाद स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है। मध्यम स्वर बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यम स्वर पूर्वांग और उत्तरांग का भेद बताता है, क्योंकि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग उत्तरांग में प्रबल होता है। ठीक है। जो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है उसका जो उत्तरांग वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही प्रबल होता है तथा उसमें शुद्ध मध्यम का प्राधान्य होता है। यदि कहीं तीव्र मध्यम लगता भी है, अगर तीव्र मध्यम कहीं लगा भी जा रहा है तो उसको बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसको हम नियम का अपवाद मात्र बोलना चाहिए। ठीक है। इसके विपरीत सायंकाल के राग जो संधि प्रकाश राग पूर्वांग में अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है। तथा उसमें तीव्र मध्यम का प्राधान्य होता है। ठीक है। उसमें तीव्र मध्यम का प्राधान्य होता है तथा शुद्ध मध्यम प्रातः काल का परिचायक है तथा तीव्र मध्यम सायंकाल अथवा रात्रि को इंगित करता है। यदि सायंकाल से लेकर प्रातः काल तक के राग का सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो यह तत्व स्पष्ट तथा प्रकट हो जाएगा। प्रारंभ में तीव्र मध्यम का प्राधान्य परिलक्षित होगा, किंतु शनैः शनैः विभावरी के अवसान के साथ ही तीव्र मध्यम के अधिपत्य का अवसान एवं शुद्ध मध्यम के प्राधान्य का आविर्भाव होता चला जाएगा। मध्यम के इस शक्तिशालिनी अभिव्यंजना का सबसे जाज्वल्यमान उदाहरण भैरव तथा पूर्वी राग है। प्रातःकालीन तथा सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में वादी स्वर की विभिन्नता भी महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल के संधि प्रकाश रागों में उत्तरांग वादी होते हैं, अर्थात उनमें म, प, ध, नि, सा में से कोई वादी स्वर होगा। ठीक है। क्योंकि वो उत्तरांग वादी है, उसको प्रातःकाल गाया जा रहा है तो उसका जो वादी स्वर है वो म, प, ध, नि, सा में से कोई होना चाहिए। तथा सायं गेय संधि प्रकाश राग पूर्वांग वादी होते हैं, अर्थात उनमें सारे ग, म, प में से कोई स्वरवादी होता है। अतः यदि संधि प्रकाश राग उत्तरांगवादी है तो अवश्य ही वह प्रातःकाल उत्तरांगवादी है, और यदि वह पूर्वांगवादी संधि प्रकाश है तो उसका जो वादी स्वर है वो पूर्वांग में आएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि पूर्वांग रागों में जिस प्रकार षड्ज विश्रांत स्थान है, उसी प्रकार उत्तरांग रागों में प्राय पंचम स्थान विश्रांत स्थान माना जाता है। नीचे प्रचलित संधि प्रकाश रागों की तालिका प्रदर्शित है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। परमेल, आपका आगे जो टॉपिक है वो है आपका परमेल प्रवेशक राग। ठीक है। इसके पहले ये जो आप पढ़ रहे थे मध्यम के बारे में, ये मध्यम का अध्वदर्शक स्वर वाला टॉपिक है। इसको आप, इसमें लिखा नहीं है, अध्वदर्शक स्वर। ठीक है। तो अध्यदर्शक स्वर क्या है? म। तो इसमें आप ये मटेरियल लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है परमेल प्रवेशक राग। ठीक है। तो परमेल प्रवेशक राग क्या हो गया? ऐसा राग जो आपको एक मेल से दूसरे मेल में प्रवेश करवाए। मेल मतलब थाट, मेल मतलब थाट। जो राग आपको एक थाट से दूसरे थाट में एंटर करवाए, मतलब कोई ऐसा राग जिसमें किसी पिछले थाट के भी कुछ गुण हो और अगले थाट के भी कुछ गुण हो। तो अगर हम पिछले थाट से किसी अन्य थाट में जा रहे हैं तो उस राग को गाएंगे, तो हम धीरे धीरे फिर उसके बाद उस अगले थाट के रागों में एंटर कर सकते हैं और उस राग को गाएंगे। ठीक है। तो परमेल प्रवेशक राग क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। परमेल प्रवेशक शब्द का के तीन भाग है, पर, मेल और प्रवेशक। पर का अर्थ है दूसरा, मेल का अर्थ है थाट और प्रवेशक का अर्थ है प्रवेश करवाने वाला। अर्थात वह राग जो दूसरे मेल के समय में प्रवेश कराए उसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। भारतीय संगीत में रागों के गायन वादन का समय निश्चित होता है।
पंडित भातखंडे ने रागों के 3 वर्ग कोमल रे ध 4 से 7, शुद्ध रे ग ध 7 से 10 और कोमल गनी 10 से 4 माना है। उदाहरण, संधि प्रकाश रागों में कोमल रे ध स्वर होना चाहिए, साथ ही ग का शुद्ध होना भी आवश्यक है। पर मारवा थाट के रागों में कोमल रे और ध शुद्ध होता है। मारवा परमेल प्रवेशक राग हुआ क्योंकि इसमें रे ध कोमल के वर्ग का कुछ अंश है और शुद्ध रे ग ध का भी कुछ अंश है, मतलब रे कोमल और ध शुद्ध है। ठीक है, तो ये एक मेल से मतलब कोमल रे ध वाले से हमें शुद्ध रे ध वाले रागों में प्रवेश करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद है रात्रि को जब शुद्ध रे ग ध वाले वर्ग के रागों का समय समाप्त हो जाता है और गनी कोमल वाले वर्ग के रागों को गाने का समय आने वाला होता है, उस समय जयजयवंती परमेल प्रवेशक राग माना जाता है। ठीक है, उस समय जयजयवंती, क्योंकि इसमें शुद्ध रे ग ध और गनी कोमल दोनों वर्गों के चिन्ह इस राग में है। ठीक है, जयजयवंती राग शुद्ध रे ग ध वर्ग से कोमल गनी वाले वर्ग में प्रवेश कराने वाला राग होने के कारण परमेल प्रवेशक है। तीसरा उदाहरण क्या है, कोमल गनी वाले रागों में कोमल ग का होना आवश्यक है, नी चाहे कोमल हो या शुद्ध। मुल्तानी राग में कोमल ग है, इसलिए यह कोमल ग नी वर्ग का हुआ तथा रे ध भी है, रे ध भी कोमल है, इसलिए दोपहर बाद कोमल ग नी वर्ग से संधि प्रकाश रागों के समय में गाया बजाया जाता है। यह कोमल ग नी वाले वर्ग से कोमल रे ध वाले वर्ग में प्रवेश कराता है, इसलिए मुल्तानी को परमेल प्रवेशक राग कहा गया। इस प्रकार परमेल प्रवेशक राग वे राग है जो एक वर्ग के अंत और दूसरे वर्ग के आरंभ में गाए बजाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जब एग्जाम में इस आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार से एग्जाम्पल, रागों का एग्जाम्पल और क्यों वो जो है परमेल प्रवेशक में है और उसमें किन किन दो थाटों के गुण आ रहे हैं या किन किन स्वरों के गुण आ रहे हैं, किस मेल से किस मेल में प्रवेश करवा रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये वाला टेबल जो है आपका, ये जो फ्लो चार्ट है, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो फ्लो चार्ट है इसको आप अगर बना देंगे तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 समाप्त होता है। अब हम यूनिट 2 की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।